नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अध्ययन के इस क्रम में हम निरंतर अपने क्रम को बनाए हुए हैं। आज आपके समक्ष वही कक्षा 9th विश्व विज्ञान अध्याय 6 उत्तक किसे कहते हैं की चर्चा हमारी चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, उत्तक किसे कहते हैं? समान संरचना एवं कार्य को करने वाली कोशिका समूह को उत्तक कहते हैं। अब आपके इस बुक में जंतु उत्तक और पादप उत्तक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पादप उत्तकों के बारे में आपने अच्छे से अध्ययन को कर लिया है, इसकी नोट्स को भी देख लिया और वीडियो के माध्यम से आपने पादप उत्तकों के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है जंतुओं के बारे में। तो यहाँ पर उत्तक क्या है, इसकी डेफिनेशन के बाद जंतु उत्तक कितने प्रकार के हैं या जंतु उत्तकों का हमारे शरीर में क्या महत्व है, इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। जंतु उत्तक की बात करें तो यहाँ पर हमारे बुक में 4 प्रकार के जंतु उत्तकों को बताया गया है, जिसमें पहला है एपिथेलियम उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक। इस प्रकार अगर देखें तो जंतु उत्तकों के लिए निम्न 4 प्रकार हैं, जिनका हमें एक के बाद एक अध्ययन करना होगा। इससे पहले आपने पादप उत्तकों के बारे में पढ़ा है, तो पादप उत्तकों के भी 2 प्रकार को आपने अच्छे से समझा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जंतु पादप उत्तक कौन कौन से, उनके नाम हमें याद होने चाहिए। अब हम यहाँ पर इन चारों में पहला जो हमारा उत्तक है वो है एपिथेलियम उत्तक, जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एपिथेलियम उत्तक जो होता है यानी कि शरीर को ढकने वाला उत्तक, ये हमारे शरीर से बाहर स्थित रहता है और शरीर के विभिन्न भागों की सुरक्षा करता है। यानी कि शरीर को ढकने वाला रहे या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला उत्तक जो है वो एपिथेलियम होता है। जिस प्रकार एक पादप में भ्रूणजोतकी उत्तक को देखा था, तो यहाँ पर एपिथेलियम उत्तक जो होता है शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के ऊपर भी एपिथेलियम उत्तक की परत होती है, जिससे उससे अंदर जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। और बाह्य रक्षा प्रदान करने में आप देखते हैं, जिससे त्वचा की मैं बात करूं तो ये एपिथेलियम उत्तक का बना होता है। यानी कि शरीर के बाहरी भाग से लेकर शरीर के आंतरिक अंगों की जो संरचना है वो एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है, जिसमें आप उदाहरण दे रखे हैं। त्वचा की बात करें तो सबसे शरीर के बाहरी भाग है, मुंह की बात करें, फेफड़ों की बात करें, और भी हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे आंतरिक अंग हैं जो एपिथेलियम उत्तक के बने होते हैं और ये उत्तक इन सभी अंगों की रक्षा करता है। अब संरचना के आधार पर अगर देखें तो ये विभिन्न आकृति के होते हैं, जैसे चपटे होते हैं, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार, ये इस रूप में हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यानी सल्की, घनाकार, स्तंभाकार आकृति के एपिथेलियम उत्तक जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं। आपके बुक में अगर आप देखें एपिथेलियम उत्तक के जो चित्र हैं यानी कि इनकी जो संरचना है, तो चित्र 6.9 के अंतर्गत आपको ये सभी प्रकार के जो आकार है सल्की, घनाकार, स्तंभाकार आपको नजर आएंगे। तो आप जब इसके पढ़ें तो साथ में एक सरल छोटा रेखा चित्र भी बुक के अंदर से बिल्कुल आपको बनाना है। इसके बाद हम बात करेंगे संयोजी उत्तक की। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, यानी कि आपस में कमजोरी हुई होती हैं, लेकिन ये अंतःकोशिकीय आधात्री में धसी होती है और ये भी हमारे पूरे शरीर में संयोजन का यानी कि पूरे शरीर को बांधे रखने का कार्य करती हैं, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो संयोजी उत्तक है इनके एग्जाम्पल देखें आप। रक्त की बात करें तो रक्त के बारे में हमें छोटी जानकारी पहले से मिल चुकी है, और इसके अलावा भी देखें तो रक्त जो है वो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से बनी होती है। प्लाज्मा रक्त का ही एक तरह विभाग है पीले रंग का, जो लगभग 55% भाग रक्त का होता है। साथ में रक्त के अंदर रुधिर कणिका यानी कि रक्त कणिकाएं होती हैं,
जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर बिंबाणु होते हैं। ये विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर में टूट फूट मरम्मत का कार्य कर शरीर को पुनः सुचारू करते हैं, कि शरीर को बांधे रखने में पूरा इनका सहयोग होता है। अस्थियों की बात करें तो आप देखिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अस्थि पंजर का एक ढांचा होता है। इस पूरे ढांचे से हमारा पूरी जो आकृति है वो एक निश्चित आकृति होती है। उसमें अस्थियां आपस में जुड़कर, यानी कि कम जुड़ी होती हैं, लेकिन आपस में जहां जहां जुड़ी होती है वो हमारे पूरे शरीर को आलम्बन प्रदान करती है। इसी प्रकार उपास्यां होती हैं, ये भी अस्थि के बाद उपास्य कम सक्रिय रूप से जुड़ी होती हैं, लेकिन ये भी शरीर में आलम्बन में सहारा प्रदान करती हैं। एरियोलर पदार्थ जो होते हैं वो शरीर के अंदर कहीं न कहीं अंदर धसे होते हैं और विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को बनाने में, शरीर को बनाने में ये ऊतक भी सहायक होता है। तो ये है संयोजी ऊतक, जो संयोजन के माध्यम से शरीर को जोड़े रखता है। बात करते हैं तीसरे ऊतक की। तो दूसरा ऊतक जो था संयोजी ऊतक, इसमें भी इनकी आकृति को देखने के लिए आप चित्र 6.10 को इस नोट्स के साथ जरूर बनाएं। एक एक डायग्राम छोटा आपको बनाना है। तीसरे ऊतक की बात करेंगे पेशीय ऊतक की। तो आप देखें पेशी ऊतक लंबी संरचना होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये जो ऊतक हैं इनकी संरचना लंबी होती है और ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की हलचल के लिए, यानी कि विशेषकर गति के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब पेशी ऊतक जो है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां। यानी कि आपके बुक में इसके 3 प्रकार दे रखे हैं पेशी ऊतक के, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशियां किसे कहते हैं? तो वे पेशियां जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, यानी कि हमारा शरीर जिन पेशियों पर नियंत्रण कर सकता है उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। और अनैच्छिक पेशियां वे पेशियां जिन पर हमारे शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि उनकी कार्य पर हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। जैसे कि श्वसन की बात करें हम लोग, तो श्वसन का जो कार्य है बिल्कुल हमारे शरीर में चलता रहता है, इस पर हमारा कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, यानी कि इसे अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो पेशी यानी कि हृदय पेशी, कार्डियक पेशी, जो हृदय से संबंधित है। हमारा हृदय शरीर में सबसे ज्यादा क्रियाशील अंग है, तो इसकी अपनी स्वयं की एक अलग प्रकार की जो पेशियां हैं जिससे हम कार्डियक हृदय पेशी कहते हैं। तो ये पेशी ऊतक होता है जो लंबी और गति के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न प्रकार की ऐच्छिक, अनैच्छिक, इनके दूसरे नाम है अरेखिक, रेखिक। ये बिल्कुल नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ में इनको समझने के लिए यहाँ चित्र जो है 6.11 आपके बुक के अंदर बने हुए हैं। निश्चित तौर पर जब आप इनको पढ़ें, एक एक करके नोट्स जो मैंने उपलब्ध करवाए हैं उस नोट्स के साथ बिल्कुल छोटे छोटे डायग्राम के रूप में भी आपको उनके साथ बनाने हैं, तब कहीं जाके आपको ये टॉपिक जो है और इजी आपके लिए हो जाएगा। अब बात करेंगे चौथे ऊतक की, जिसे हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं, यानी कि उत्तेजनशीलता। हमारे शरीर में बाहरी वातावरण से प्राप्त होने वाले उद्दीपनों से हमारा शरीर किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है, यानी कि हमारा शरीर पर्यावरण के प्रति किस प्रकार से क्रिया करता है, उस क्रिया को करने में हमारे शरीर के अंदर की जो तंत्रिका ऊतक कोशिकाएं हैं ये इन क्रियाओं को संचालित करते हैं, जिसमें तंत्रिका कोशिका है। और चित्र 6.12 जो चित्र बना हुआ है जो इस ऊतक के साथ आपको बनाना है, इस परिभाषा के साथ आपको बनाना है। यानी कि शरीर में कहीं चोट लगती है या शरीर के किसी अंग पर किसी प्रकार की हलचल होती है तो निश्चित तौर पर पूरे शरीर में इसकी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। और हमारा जो मस्तिष्क है, जो पूरे शरीर का केंद्रीय भाग है, वहां तक उस प्रतिक्रिया के माध्यम से क्रिया का संचालन होता है और पुनः उस स्थान तक ये सूचना जाती है कि वहां से अपने अंग को हटाना या रखना। इस प्रकार से जो है उत्तेजनशीलता के लिए जो हमारी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं वो है तंत्रिका कोशिकाएं। तो ये सभी प्रकार की ऊतक जो मिलकर हमारे शरीर में किस प्रकार से संचालन का कार्य करती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपने देखा। और लास्ट तंत्रिका ऊतक है
इसमें चित्र 6.12 आप इस टॉपिक के साथ बनाएंगे, जिससे कि आपका जो जंतु उत्तक है, क्योंकि जब चित्र हम बनाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो बात आप लिखते हैं ना, उसके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए आप देखें जंतु उत्तक कितने हैं, तो 4। इन चारों के बारे में एक एक दो उदाहरण आपको याद होने चाहिए, इनके एक दो डायग्राम याद होने चाहिए, और कौन सा उत्तक किस कार्य के लिए उत्तरदायी है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो कंप्लीट तौर पर आप जंतु उत्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय 6 है, इस उत्तक को पढ़ने के बाद पूरा हो जाता है। अब इस चैप्टर के बाद जो भी आपके प्रश्न और दे रखे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को आप होमवर्क की कॉपी में नोट करते जाएं। साथ साथ में जो बिल्कुल आपको नहीं समझ में आता ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में भी जब क्लास चलेगी उस पर निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो बातें समझ में आ रही हैं उनको निश्चित तौर पर आप अपने होमवर्क की कॉपी में नोट कर लें और साथ में उसको याद भी करते जाएं। तो ये आपका जीव विज्ञान का जो चैप्टर था 6 जो पूरा हुआ है, और हमारा ये अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य है निरंतर जारी रहेगा। तब तक आप इस चैप्टर के इस नोट्स को अच्छे से पढ़ने, समझने और अपने कार्य में प्रगति करते रहें। धन्यवाद। जय भारत।